Good evening, viewers. Once again, I am Raju Upadhyay from CMS College, Patna, Department of IT. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को बहुत ही पसंद किया और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में आपने शेयर भी किया। उसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक करें और आप इसको अंत तक देखें और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में मैं अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जो कि एक्सेल के ऊपर में बेस्ड है और साथ में मैं अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट को भी लूंगा। कुछ व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि सर आप हमको बताइए कि हम लोग अपने फ़ोल्डर के ऊपर में पासवर्ड कैसे सेट करते हैं? तो मैं अपने व्यूअर्स के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को हैंडल करूंगा। उसके साथ-साथ मैं एक्सेल के भी इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखना चाहते हैं, अपने अगले वीडियो में आप अपने सवाल को और अपने रिक्वेस्ट को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट? सो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले व्यूअर्स के क्वेश्चन के साथ। हमारे व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आप ये बताइए कि हम अपने फ़ोल्डर के ऊपर में पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं? कैसे फ़ोल्डर के ऊपर में पासवर्ड सेट करें ताकि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड हो? ये जानने के लिए मैं आपको अभी अपने डेमो स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं अपने डेमो स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि अपने एक्सेल के वर्कबुक में भी कैसे पासवर्ड सेट करता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कैसे हम अपने फ़ोल्डर के ऊपर में पासवर्ड सेट करते हैं। व्यूअर्स आप देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है न्यू फ़ोल्डर, राइट? अब इस न्यू फ़ोल्डर के अंदर में जब जाएँगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है, एमएस वर्ड की फ़ाइल है और इस एमएस वर्ड की फ़ाइल को जब हम ओपन करते हैं, तो यूँ ही ओपन हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर में जितने भी कंटेंट हैं, किसी भी कंटेंट को अगर यूज़र ओपन करने की कोशिश करे, तो उसको पासवर्ड मिले। तो पासवर्ड सेट करने का अनेक तरीका है, लेकिन उसमें एक बेस्ट तरीका है कि हम लोग इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करेंगे। जस्ट राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू आर्काइव। मैं क्लिक करूँगा ऐड टू आर्काइव पे और जैसे ही हम लोग ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करेंगे, हमारे पास विंडो कुछ इस तरह का आ जाता है। इस विंडो से हम लोग आर्काइव फॉर्मेट में प्रेफ़र करेंगे कि ज़िप फॉर्मेट ले लें। ज़िप फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, जनरल टैब, एडवांस टैब, ऑप्शंस टैब्स, फाइल, बैकअप, टाइम एंड कमेंट। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे एडवांस टैब पे। जैसे ही एडवांस टैब पे क्लिक करेंगे, आप देखिए हमारे पास बहुत सारे बटन्स हैं और एक बटन इनेबल है जिसका नाम है सेट पासवर्ड। हम लोग इस सेट पासवर्ड को जैसे ही क्लिक करेंगे, ये अब हम लोगों को पासवर्ड सेट करने का विंडो दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे, वही पासवर्ड जो हम अपने फ़ोल्डर पे लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड मैं लिख देता हूँ, पासवर्ड शॉर्ट एंड सिंपल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली पासवर्ड जो है, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके होने चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस, उसके बाद डिजिट भी रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप सिंपल पासवर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड मैं अपना डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। उसके बाद जब ओके करने के बाद फिर इस बटन को भी मैं ओके करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया ज़िप फाइल क्रिएट हो गया है, हैविंग द सेम नेम ऑफ माय फ़ोल्डर। अब मैं जैसे ही इस ज़िप फ़ोल्डर को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमारे फ़ोल्डर तो आ गए। जैसे इसके अंदर में मैं एमएस वर्ड की फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, व्यूअर्स आप नोटिस करें, यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछता है। अगर मैं गलत पासवर्ड दे दूँ, लेट्स से लाइक दिस, इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू सी माय डॉक्यूमेंट कंटेंट। इसके जगह पे मैसेज आ गया, रॉन्ग पासवर्ड फॉर न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, इस बार सही पासवर्ड के साथ मैं अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा। जैसे आप ये डबल क्लिक करेंगे,
ये पासवर्ड पूछ रहा है और मैं अब सही पासवर्ड में एंटर किया हूँ और आप देखेंगे ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन खुला और एमएस वर्ड एप्लीकेशन के साथ-साथ ये हमारे डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर दिया। सो व्यूअर्स, इस तरह से हम लोग अपने फ़ोल्डर के ऊपर में पासवर्ड सेट करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज़्ड एक्सेस से। अब मैं पासवर्ड की बात कर रहा था, तो मैं टिप्स नंबर 2 के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक के साथ पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। एज़्यूम कीजिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक का डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपने इस पर्टिकुलर वर्कबुक के ऊपर में मैं पासवर्ड सेट करता हूँ। सो अगर वर्कबुक के ऊपर में पासवर्ड सेट करनी है, तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, मेन्यू बार है इसमें और सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा फाइल ऑप्शन को मेनू से। जैसे ही फाइल ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑटोमैटिकली आप देखेंगे ये बैकस्टेज व्यू एक्सेल का खुलता है। व्यूअर्स, आपने सही सुना, इस व्यू को हम लोग बैकस्टेज व्यू कहते हैं, राइट? और इस बैकस्टेज व्यू में हमारा और इन्फो ऑप्शन सिलेक्टेड है और इस इन्फो ऑप्शन के अंदर में अगर आप नोटिस करें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं क्लिक करूँगा, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन इन सारे ऑप्शंस में हम लोग यूज करेंगे एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, सेकंड ऑप्शन। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये हमसे अब हमारे वर्कबुक को एनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ भी मैं पासवर्ड डालता हूँ और पासवर्ड डाल के मैं जैसे ही ओके प्रेस करूंगा, ये रिकन्फर्मेशन आपसे पूछेगा सेम पासवर्ड का। सो हम लोग पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मैं एक कॉशन मैं दे दूं अपने व्यूवर्स को, अगर यहाँ जो आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं, आप इस पासवर्ड को ध्यान से याद रखें या किसी सिक्योर जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। अगर पासवर्ड आप भूल गए, तो आप इस पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस पर्टिकुलर वर्कबुक को आप ओपन नहीं कर पाएँगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ पे कोई फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, सो हम लोग अपने पासवर्ड को ध्यान से रखेंगे। अब ये पासवर्ड सेट हो गया। जैसे ही ये पासवर्ड सेट होगा, ये मैसेज यहाँ शो करेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, राइट? और सिंस वी हैव सेट द पासवर्ड, सो डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर वर्कबुक को एक बार सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे सेव बटन करके मैं क्लिक सेव कर दिया और मैं इस पर्टिकुलर वर्कबुक को क्लोज़ कर देता हूँ। ये क्लोज़ करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ इस वर्कबुक को फिर से वापस खोलने के लिए। सो ज़ूम कीजिए, मैं यहाँ से वर्कबुक को मैं ओपन करता हूँ, ओपन फॉलोड बाय हमारे वर्कबुक का नाम था टिप्स एंड ट्रिक्स 1.xlsx। जैसे मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा, व्यूअर्स आप देखें, ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सही पासवर्ड दे दूं, अगर मैं यहाँ पे सही पासवर्ड दे दूं, तो ये हमारा जो वर्कबुक है इसको ओपन कर देगा। सो दिस वाज द वर्कबुक व्हिच आई हैव ओपन्ड लास्ट टाइम, राइट? तो इस तरह से मैंने 2 टिप्स आपको बताए कि फ़ोल्डर पे कैसे पासवर्ड सेट करते हैं और फ़ोल्डर में पासवर्ड सेट करने के बाद हम लोग अपने वर्कबुक के ऊपर में भी कैसे पासवर्ड सेट करते हैं। इसी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं इससे अब आगे चलता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि अब कैसे पासवर्ड को हम लोग पासवर्ड सेट करने के बाद हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। डेटा एंट्री करने के लिए हम लोग कन्वीनिएंट फॉर्म तैयार करेंगे। आइडियली लोग डेटा एंट्री का फॉर्म बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए कोड लिखते हैं, फॉर्म ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद ये फॉर्म देख पाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट ट्रिक, जिसके थ्रू आपके पास रेडीमेड बने बनाए फॉर्म आएंगे। उस फॉर्म के थ्रू आप डेटा एंटर करेंगे और जो भी एंटर करेंगे डेटा, ये आपकी इस टेबल के अंदर में स्टोर होता चला जाएगा। सो ये हमारे पास टेबल है। मैं इस टेबल के डेटा को पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और हाईलाइट करने के बाद अब यहाँ पे बारी आई कि अब यहाँ पे फॉर्म तैयार करेंगे और फॉर्म के थ्रू मैं डेटा एंट्री करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्म लाना बहुत ही आसान है यहाँ पे और इसके फॉर्म को लाने के लिए मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट। कीबोर्ड पे एक की होता है ऑल्ट, ALT। आई हैव टू होल्ड ALT की ऑन द कीबोर्ड और ऑल्ट की को प्रेस करके रहने के प्रेस करते के साथ प्रेस करके रखिए और साथ में
आप पहले डी की को प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद ओ की को प्रेस कीजिए। जैसे ही ऑल्ट के साथ डी और ओ को प्रेस करेंगे, आपके सामने ये ब्यूटीफुल फॉर्म अवेलेबल हो गया। इस फॉर्म से नए रिकॉर्ड को आप ऐड भी कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर वहां पे अवेलेबल है, आप उस रिकॉर्ड्स को फाइंड भी कर सकते हैं और कंडीशन के आधार पे भी रिकॉर्ड को सर्च करके ला सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे रिकॉर्ड को नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप ये स्क्रॉल बार को क्लिक करके ब्लैंक जगह पे आएंगे। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड की तरह के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे E001, क्योंकि E001 है नहीं यहाँ पे। और एम्प्लॉय के नेम के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ एज एम्प्लॉय नेम आई एम राइटिंग अक्षय, एंड आई एम गोइंग टू राइट हिज सैलरी एज लाइक दिस, राइट। और उसके बाद जैसे ही मैं न्यू रिकॉर्ड को मैं क्लिक करूंगा, आप देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। इस तरह से अगर एक और रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ E002, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइक, और इसकी सैलरी जो है ये कुछ इस तरह की है। और मैं जैसे ही रिकॉर्ड को न्यू करता हूँ, ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जा रहे हैं। तो है ना ये कमाल की फीचर। आप अपने टेबल के अंदर में रिकॉर्ड्स को कॉन्स्टेंटली एंटर कर सकते हैं जस्ट बाय गेटिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म। और ये फॉर्म पाना बड़ा आसान है। ऑल्ट की को होल्ड करके रखेंगे आप, उसके बाद डी प्रेस करेंगे, फिर ओ प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करें, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। किस जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये स्क्रॉल बार से आप रिकॉर्ड पे आइए। लेट्स से मैं रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ ये अक्षत का। सो मैं इस रिकॉर्ड को अपने फॉर्म के ऊपर मैं लाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे डिलीट बटन है, मैं इसको प्रेस करूंगा। जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा, दैट रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड। इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप सर्च भी कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, और फॉर्म के थ्रू आप बहुत ही आसानी से और कन्वीनियंट तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। और जो भी आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे वो आपके टेबल में ऐड होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अब अपने टिप्स नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। और ये टिप नंबर 4 के तौर पे मैं बताऊंगा कि आसानी से कैसे कंटेंट को कॉपी और मूव करते हैं। अगर अगर आपके पास अगर कोई डेटा कॉपी करनी है, जैसे एज्यूम कीजिए हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, इसकी अगर कॉपी बनानी है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इसको कॉपी करने के लिए हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। फिर जहाँ पे पेस्ट करना होता है, कर्सर को उस जगह पे प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद फिर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल की। अब ये काम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले जिस डेटा को कॉपी करनी है, आप उसको पहले हाईलाइट कर लेंगे। सो लेट्स से आई वांट टू कॉपी दिस मच ऑफ डेटा। मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड कर लीजिए। सो हमारे कीबोर्ड पे CTRL की है जिसको कंट्रोल की कहते हैं, मैं इसको होल्ड कर लिया। जैसे ही आप होल्ड करेंगे और अपने माउस को इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया के राइट एज पे लाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे माउस पॉइंटर का शेप चेंज होगा। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, माउस पॉइंटर का शेप चेंज हुआ प्लस के तौर पे। अब यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए इसको जिस तरफ भी जाना है उसकी कॉपी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ, और जैसे मैं यहाँ ड्रॉप करूंगा, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कॉपी तैयार हो गया। तो इस तरह से जहां भी अब इसकी भी एक और कॉपी बनानी है, आप यहाँ पे आ जाओ। फिर से कंट्रोल की मैं होल्ड करता हूँ, और फिर मैं इसको क्लिक करके और फिर माउस के लेफ्ट बटन से यहाँ पे आकर के अगेन आई आई मस्ट डू इट, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। और हाईलाइट करने के बाद माउस के कंट्रोल बटन को होल्ड करके मैं कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को होल्ड करके माउस के लेफ्ट बटन के साथ मैं इसकी फिर अगली कॉपी में बना सकता हूँ। इस तरह से बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अपने डेटा को मूव कराना है, मूव कराने में इसकी एक जगह से हटा करके दूसरे जगह मूव करना है,
उसका भी बहुत ही आसान तरीका। जैसे ये हमारा ये हमारा कंटेंट है, इसको मूव कराना है। सो पहले जिस कंटेंट को आप मूव कराना चाहते हैं, आप उसको पहले हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद सिंपली आपको अपने माउस को होवर करना है अपने सेलेक्टेड एरिया पे। जैसे ही सबसे टॉप में जाएंगे, आप नोटिस करें आपका माउस पॉइंटर फिर से चेंज हो रहा है। जैसे ही इस तरह का माउस पॉइंटर आ जाए, फोर थिन फोर हेडेड एरो बन जाए, आप अपने कंट्रोल की को प्रेस करें और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आप इसको मूव करा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में। राइट। तो इसको कंट्रोल की को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें और आप इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आया। तो जहाँ पहले था वो वहां नहीं रहा, यहाँ पे आ गया। तो इसके इसमें इस ऑप्शन के लिए सिंपली माउस ट्रैक के थ्रू आप इसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जा सकते हैं। इसमें कंट्रोल की होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल हमने आपको अभी तक 5 टिप्स मैंने बताया। अब मैं अपने अगले टिप्स की ओर चलता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं टेबल के दो डिफरेंट कंटेंट को मर्ज करके एक टेबल में मैं कंबाइन करूंगा यहाँ पे। सो आप देखिए हमारे पास दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। मैं क्या करूंगा कि टेबल 1 के फर्स्ट 6 मंथ के डेटा को उठाऊंगा, फिर टेबल 2 के अंतिम 6 मंथ के डेटा को उठाऊंगा और दोनों को मर्ज करके एक नए टेबल में मैं प्लेस कर दूंगा। तो ये भी करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपने और ये सबसे पहले ऑब्वियसली मैं कॉपी करूंगा फर्स्ट हाफ कंटेंट को, फिर मैं कॉपी करूंगा सेकंड हाफ के कंटेंट को, फिर मैं मर्ज करूंगा। और जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि जब भी डेटा को कॉपी या कट करते हैं, सारा कट और कॉपी किया हुआ ऑप्शन आपके क्लिपबोर्ड के अंदर में स्टोर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लिपबोर्ड को मैं आपके सामने ओपन किए देता हूँ। तो मेनू बार के ऊपर में होम है, होम के अंदर में ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के ये बॉटम राइट कॉर्नर में आपके पास डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का एरो है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आपके सामने आ गया क्लिपबोर्ड वाला। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टेबल के कंटेंट को मैं यहाँ से जनवरी टू जून को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ कंट्रोल सी। मैं जैसे ही कॉपी करूंगा, आप देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर में ये कॉपीड कंटेंट चला गया। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा दूसरे टेबल के लास्ट 6 मंथ के डेटा को और फिर से मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा और आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर में दोनों कॉपीड किया हुआ डेटा एक साथ अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूं क्या, कि ये दोनों पहले टेबल से पहले 6 मंथ के डेटा को उठा के दूसरे टेबल के लास्ट 6 मंथ के डेटा उठा करके एक तीसरा टेबल मैं फॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं तीसरा टेबल यहाँ पे फॉर्म करना चाहता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे फॉर्म करना है वहां आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे पेस्ट ऑल को क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख देख रहे हैं डेटा आपका कॉपी हो गया। तो आप नोटिस करें कि जनवरी टू जून महीने का डेटा ये आ रहा है हमारे पहले टेबल से, और जुलाई से लेकर के अगस्त का डेटा ये हमारा आ रहा है दूसरे टेबल से। आप नोटिस कीजिए, पहले टेबल के अगस्त में बड़ा लंबा डेटा है, दूसरे टेबल के अगस्त में बहुत छोटा डेटा है। तो आप यहाँ देखिए अगस्त में जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का मैंने डेटा अपने सेकंड टेबल से लिया और जनवरी टू जून तक का डेटा मैंने फर्स्ट टेबल से लिया। राइट। तो इस तरह से आप दो अलग अलग टेबल के कंटेंट को मर्ज करके एक सिंगल टेबल में ला सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को अलग अलग कट कॉपी पेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। क्लियर। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो आप अभी हमारे लाइक बटन को क्लिक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इस कंटेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट। सो आई विल मूव फॉरवर्ड to the new next concept, where we are going to talk the another tips related to your Excel. Right. So whenever you have any sort of questions, doubts, you can forward your queries, questions to me so I can handle your queries and questions.
So now we are going to talk about the another tips जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने चार्ट को फास्टली और क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर आप अपने डेटा के बेस पे चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप ये क्विकली बना सकते हैं। दैट फैसिलिटी इज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस डेटा के बेसिस पे आपको चार्ट बनानी है उस डेटा को पहले हम लोग हाईलाइट करेंगे। सो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ चार्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा। सो ये सारे डेटा को मैंने हाईलाइट कर लिया और हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1। सो यू नीड टू होल्ड ऑल्ट की को होल्ड करके फंक्शन की F1 की जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास ये डिफॉल्ट चार्ट आ गया। अगर आप चाहते हैं इस डिफॉल्ट चार्ट को चेंज करना, दैट इज पॉसिबल। हमारे पास जो कॉन्टेक्चुअल टैब है चार्ट टूल्स के, इसके अंदर में ऑप्शन आता है चेंज चार्ट टाइप। वी विल सेलेक्ट इट और सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाई चार्ट सेलेक्ट करके अब यहाँ पे पाई चार्ट को मैं यूज कर पा रहा हूँ। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर चार्ट और ये चार्ट आपके डेटा सीरीज के साथ कनेक्टेड है। आप चाहें तो इस पाई चार्ट को आप यूज कर सकते हैं और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन we can change the content of a table, so accordingly your chart can also be changed। और जब चाहे आप ये चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डेटा के अनुसार। आप चाहते हैं कि अगर आप चार्ट जो है चार्ट में अगर डेटा चेंज करें, जैसे मैं यहाँ पे डेटा काफ़ी बड़ा है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके डेटा को थोड़ा शॉर्टन कर दूं ऑटोमेटिकली आपके चार्ट में चेंजेस आ गए। तो इस तरह से आप चार्ट को बहुत ही अ, आसान तरीके से कंट्रोल F1 की प्रेस करके और सॉरी ऑल्ट F1 की प्रेस करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले टिप्स की ओर पहुंचते हैं। वहां पे हम लोग डेट सीरीज को जनरेट करेंगे। सज्यूम कीजिए डेट सीरीज को जनरेट करने के लिए लेट मी एडजस्ट माय स्क्रीन फर्स्ट। डेट सीरीज को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सैंपल डेट में लिखता हूँ। अज्यूम कीजिए ये हमारे पास बहुत सारे डेट्स हैं। लेट मी रिमूव ऑल द प्रीवियसली जनरेटेड डेट्स। राइट, अब यहाँ पे ये हमारे पास डेट है, ये 7 जुलाई का डेट है और मैं चाहता हूँ कि ये 7 जुलाई से लेकर के ये 7 अगस्त तक का डेट ये जनरेट हो जाए। तो बहुत ही आसान है। अगर आप ये जनरेट करना चाहते हैं तो आप जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस डेट को सेलेक्ट करेंगे और डेट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग होम टैब में जाएंगे और होम टैब में जाने के बाद राइट, होम टैब में जाने के बाद होम के अंदर में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर में एक ऑप्शन है फिल। मैं यहाँ पे फिल को सेलेक्ट करता हूँ और फिल को सेलेक्ट करके फिल के अंदर में यहाँ पे एक सीरीज है। अब ये मैं सीरीज को क्लिक करता हूँ और सीरीज के अंदर में आपने जो ये डेट दे रखा है कॉलम के फॉर्मेट में दे रखा है या कॉलम के फॉर्मेट में मेरे को सीरीज चाहिए, सो मैं यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। राइट, और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद स्टेप वैल्यू यानी कि एक एक डेट एक एक दिन में हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू हम लोग मेंशन करेंगे। स्टॉप वैल्यू यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे 7 अगस्त हमको चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा 07/08/2023। राइट, और जैसे मैं इसको लिख करके मैं ओके प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। मैं फिर से इसको जनरेट करूं। राइट, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा फिल के अंदर में और फिल के अंदर में यहाँ पे सीरीज है। सीरीज में मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टॉप वैल्यू है और स्टॉप वैल्यू में मैं यहाँ पे पहले मेंशन करता हूँ अपने
डेट्स को, राइट। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 08/07/2023। और जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया, माय डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये 7 जुलाई था, ये 8 जुलाई हो गया। और आप यहाँ पे नोटिस करें एक्सेल के फॉर्मेट में सबसे पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद डे लिखते हैं, और उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग ईयर लिखते हैं। तो आप यहाँ देखिए 7वें महीने का 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, इस तरह से ये जनरेट कर दिया। और ये आसान तरीके से हम लोग काफी लंबे सीरीज को भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन जनरेट योर डेट्स, राइट। अब मैं अपने अगले टिप्स की ओर मैं पढ़ता हूँ, और वहां पे मैं अब आपको बताऊंगा प्रिंट से रिलेटेड। सो यहाँ पे मैं दिखाऊं, मैं एक नए वर्कबुक में ओपन करता हूँ। जैसे लेट से हमारे पास ये एम्प्लॉय डिटेल्स है, और ये हमारे पास जो एम्प्लॉय डिटेल है उसमें बहुत सारा डेटा है, राइट। अगर आप चाहते हैं इसका इसकी प्रिंट आउट लेना, और प्रिंट आउट में जब भी हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं, तो ये जो हमारे डेटा का जो हेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पहले पेज पे ही डिस्प्ले करता है। अगर आप नोटिस करें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, राइट। अब इसको मैं बड़ा कर दूं, और बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, राइट। और यहाँ पे जब आपको प्रिंट लेनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल P। और यहाँ पे आप इस प्रिंट प्रीव्यू को जरा गौर से देखें। इस प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप देखेंगे तो ये आपका पहला पेज दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे पेज में जाएंगे आपके पास हेडिंग यहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा आउटपुट अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे हर पेज के ऊपर में एक ही तरह का हेडिंग आए। तो इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं? इसको भी सेट करना बड़ा आसान है। हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट, ये जो हेडिंग है, टाइटल जो है, वो हमारे हर पेज के टॉप में आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, हम लोग जाएंगे पेज लेआउट पे, राइट। और पेज लेआउट के अंदर में यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास ये प्रिंट एरिया अवेलेबल है। अब इस प्रिंट एरिया को मैं क्लिक करूंगा, क्लियर। और प्रिंट एरिया, और सॉरी, प्रिंट टाइटल, मैं क्लिक करता हूँ प्रिंट टाइटल को, क्योंकि हमको टाइटल प्रिंट करनी है सब में। और ये प्रिंट टाइटल को सेलेक्ट करके आपके पास ये पेज सेटअप वाला ऑप्शन आ जाएगा। और प्रिंट टाइटल्स ग्रुप के अंदर में ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रो टू रिपीट एट टॉप, और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और ऑटोमेटिकली जिस रो को रिपीट करना है उस रो को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये रो जो है ये सेलेक्ट हो चुका है, क्लियर। और ये सेलेक्ट होने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर उसी ऑप्शन में मैं वापस आता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपका काम लगभग पूरा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे। और ओके क्लिक करने के बाद फिर से प्रिंट प्रीव्यू में जा करके मैं देखता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ से फाइल प्रिंट में जाएं, सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ नोटिस करें, हमारे प्रिंट प्रीव्यू में सबसे ऊपर ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी है। अब मैं अगर अगले पेज में जाता हूँ तो अगले पेज में भी टॉप में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट में कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, और अगर वो मल्टी पेज में स्पैन करता है, तो हर पेजेस के टॉप में अगर आप सेम हेडिंग को रिपीट कराना चाहते हैं तो ये ऑप्शन को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन फॉलो करके अगर आप प्रिंट आउट भी लेंगे, हर पेज के टॉप में आपका प्रिंट हेडिंग भी शो होगा। अब मैं आपको अगले टिप की ओर ले चलता हूं, और अगले टिप में मैं शो करता हूं कि कैसे डेटा को हाइड कर सकते हैं अपने स्क्रीन से। एज्यूम कीजिए हमारे पास, मैं चलता हूं अपने प्रीवियस वर्कबुक में, और एज्यूम कीजिए हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, और ये सामने जो डेट का सीरीज है ना, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। हाइड करने के लिए लोग क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके
और आप इसके कलर को चेंज कर देते हैं, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे कलर में चेंज नहीं करूँगा, मैं इसको प्रॉपर तरीके से हाइड करूँगा। और हाइड करने के लिए सबसे पहले जिस डेटा को हाइड करना चाहते हैं, उस डेटा को पहले आप हाइलाइट कर लीजिए। और हाइलाइट करने के बाद, राइट, पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 को। तो जैसे ही मैं कंट्रोल 1 को मैं प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फॉर्मेट सेल वाले विंडोज आ जाएंगे, राइट? और इस फॉर्मेट सेल वाले विंडो के अंदर में आप नोटिस करें, कैटेगरी के ग्रुप में यहाँ से मैं कस्टम को सेलेक्ट करूंगा। और कस्टम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे सबसे ऊपर में है जनरल। मैं जनरल पे जाऊंगा और जनरल पे जाकर के मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिपल सेमी कॉलन। और जैसे ही यहाँ पे ट्रिपल सेमी कॉलन लिख करके आप ओके बटन को प्रेस करेंगे, आप नोटिस करें मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा था ये आपका हाइड हो चुका है, राइट? अगर आप चाहते हैं वापस इसको लाना, फिर से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 और कस्टम में आकर के ये जो ट्रिपल डॉट आपने लिखा था, ये ट्रिपल डॉट को रिमूव कर दीजिए और ओके कीजिए। आपका डेटा फिर से वापस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की ट्रिक, जिसके थ्रू आप डेटा को हाइड कर सकते हैं और जरूरत पड़ती है तो डेटा को हम लोग अनहाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे सैलरी है या कोई भी किसी और डेटा में चलते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, किसी किसी जगह पे अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है। क्लियर? और यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। खासकर ये फॉर्मूला के केस में आएगा कि अगर आपका फॉर्मूला चेंज होगा, अगर कोई भी वैल्यू नहीं तो यहाँ पे 0 शो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां पे 0 है, ये 0 के जगह पे ये एम्प्टी स्पेस शो करे, तो आप पहले डेटा को हाईलाइट कर लेंगे। और डेटा को हाईलाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे। और कंट्रोल 1 को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे फिर से फॉर्मेट सेल के कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जनरल में जाकर के इस बार यहाँ पे जनरल वर्ड को हटा करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे 0। आपको 0 लिखना है, ओ नहीं लिखना है, 0 लिखना है। उसके बाद ट्रिपल टाइम फिर से वही सेमी कॉलन डालेंगे और सेमी कॉलन डाल करके जैसे ओके बटन को प्रेस करेंगे, आप नोटिस करिए जहां जहां पे 0 था ये सारा यहाँ से हाइड हो चुका है, राइट? सो इस तरह से अगर आप कहीं पे 0 दिख रहा है, 0 की जगह पे आप एम्प्टी सेल दिखाना चाहते हैं, सो ये बहुत ही कारगर ट्रिक है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब फिर से अगर आपको वापस डेटा लाना है, आप पूरे को हाईलाइट कर लें और कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे और यहाँ जो आपने कस्टम सेटिंग सेट किया था इसको आप रिमूव कर दें। और जैसे ही रिमूव करके ओके करेंगे, वापस जहां जहां आपका 0 था वो आपका डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 अल्टीमेट अमेजिंग ट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। और ये सारे के सारे ट्रिक्स आपके आपके डेली रूटीन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे ट्रिक्स को आप सुबह से शाम तक अप्लाई कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप सबों को काफी अच्छा लगा होगा। आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बटन को प्रेस करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि लोगों को इस इंफॉर्मेशन की जानकारी मिल सके और सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं अगले वीडियो के साथ मैं कल या डे आफ्टर टुमारो मैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर से वापस आपके साथ आऊंगा। टिल देन, thank you very much for watching this video. Keep learning and keep growing in the field of information technology. Thank you very much.